जय हिंद फ्रेंड्स। इस क्लास में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के बायोलॉजी विषय का उत्सर्जन तंत्र चैप्टर पढ़ेंगे। यह हमारा पूरा क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर और एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह इन दोनों बुक पे आधारित है। पूरे क्वेश्चन इसमें के सभी जो भी फैक्ट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, इसलिए पूरा क्लास आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम पहले वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे तथा उसके बाद उत्सर्जन तंत्र से जो एमसीक्यू बने हुए हैं क्वेश्चन उन सब को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। नेक्स्ट है, एल्कोहल के निराविषण अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? अर्थात जब कोई भी व्यक्ति एल्कोहल को ड्रिंक करता है अर्थात ड्रिंकिंग करता है तो उसके जहर या अर्थात उनके जो जहरीपन होता है उसको ख़त्म कौन करता है? तो उसको वो यकृत या लीवर करता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी जहरीला पदार्थ एक्सेप्ट किया जाता है या निगल लिया जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अर्थात जहर को ख़त्म करने के लिए यकृत ही आगे आता है और वहीं जहर को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो एल्कोहल पूछे या कोई भी अन्य पदार्थ जो कि जहरीला हमारे शरीर में जाता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन या निराविषण कौन करता है? तो यकृत करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया रक्त अपहन या डायलिसिस कहलाती है। कौन सी? डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो शरीर से उत्सर्जित होने वाला सर्वाधिक विषाक्त जो पदार्थ है वो अमोनिया है। कौन सा है? अमोनिया है। नेक्स्ट है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है अर्थात हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? तो एडीएच। कौन सा? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यही क्या करता है? हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसमें दो चीज़ें दी हुई है, कौन? एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन और एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में मूत्र अर्थात यूरिन की जो मात्रा है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन, ये दोनों हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है? अर्थात किसी एक वयस्क व्यक्ति द्वारा एक दिन में यूरिन की कितनी मात्रा उत्सर्जित की जाती है? तो लगभग 1.5 लीटर। कितना? लगभग 1.5 लीटर। नेक्स्ट फैक्ट है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? अर्थात वो कौन सा मेडिसिन है जो यूरिन को ज़्यादा निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो वो है डाईयूरेटिक। कौन सा? डाईयूरेटिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, विल्स रोग अर्थात विल्सन रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्सन रोग में वृक्क अर्थात हमारे शरीर की किडनी प्रभावित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा VVI में है। विल्सन रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क या किडनी। अगला क्वेश्चन है, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? अर्थात वैसे जीव जो कि हेमिकार्डेटा संघ में आते हैं इनमें उत्सर्जन कैसे होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा अर्थात ग्लोमुलस के द्वारा उन सब में क्या होता है? उत्सर्जन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो के लास्ट में हम विभिन्न जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन अंग के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे फैक्ट को देख लेते हैं जो कि हमें पढ़ना है। उन फैक्ट के बाद लास्ट में हम सभी जंतुओं के उत्सर्जन अंगों को देखेंगे। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो मनुष्यों में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। कौन सा? यूरियोटोलिक उत्सर्जन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम, ध्यान दीजिएगा, यूरोक्रोम का निर्माण पूछा है। तो यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है अर्थात RBC में जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, किडनी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है?
या क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है कि हमारी किडनी द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त की शुद्धिकरण होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 से 1.5 लीटर, और यह कभी कभी ग्राम में दे देता है, तो लगभग 1200 ग्राम ऑप्शन में देता है। ठीक है, पिछली बार एसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि वृक्क अर्थात किडनी से प्रति मिनट 1200 सीसी 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 से 1.5 लीटर क्या होता है, ब्लड फ्लोटेशन होता है, ब्लड का प्रवाह होता है प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है। अर्थात वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग अर्थात जो वृक्क के द्वारा सारी चीज़ों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट बढ़ जाता है उनमें उनको अवशोषण करने का काम कौन करता है, तो वृक्क नलिका है। और इनमें मुख्य अवशोषण किसका होता है, तो सोडियम क्लोराइड का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका और हार्ट का भी पूछता है। तो वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को पेरिटोनियम कहा जाता है। कौन सा, पेरिटोनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो हमारी किडनी होती है कुछ इस तरह की, इसमें जो है ऊपर से एक झिल्ली होता है, इस झिल्ली को पेरिटोनियम कहा जाता है। अगला है, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। तो वो कौन सी बीमारी है, जिसमें ब्लड के साथ यूरिन भी आता है, तो वो हीमोटूरिया है। कौन सा, हीमोटूरिया। हीमोटूरिया ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिन के साथ रक्त भी आता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो शरीर का संपूर्ण रक्त वृक्क या किडनी के माध्यम से क्या होता है, शुद्ध होता है। शरीर में हमारे या मानव शरीर में जो भी रक्त शुद्धिकरण का काम होता है वो किडनी द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे। ध्यान रखिएगा, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, अर्थात सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। क्वेश्चन ये बहुत तरह से चेंज कर करके पूछता है, जैसे गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, तो किडनी की भी कार्यात्मक इकाई पूछ सकता है, दोनों सेम ही है। गुर्दा को ही किडनी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो नेफ्रॉन है। और ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो किडनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो नाखूनों में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है। तो जब किडनी हमारे शरीर में काम नहीं करता है तो हमारे शरीर में रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। कौन सा रोग, यूरीमिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। तो ध्यान रखिएगा, जलीय जो प्राणी होता है वो नाइट्रोजन को लेता है और छोड़ता भी है, तो उनसे अमोनिया का रिसाइकलिंग होता है। अर्थात जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से जो उत्पादित होता है वो क्या होता है, तो अमोनिया उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गठिया रोग अर्थात अर्थराइटिस का क्या कारण है। तो गठिया रोग या अर्थराइटिस का जो मुख्य कारण है वो रक्त में प्रवाहित क्रिस्टलों। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो ये जो गठिया रोग है या अर्थराइटिस है, यह रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में एकत्रित हो जाना। जब शरीर में हमारे प्रभावित होने वाला जो प्रवाहित होता है, अर्थात जो रक्त में जो प्रवाहित होता है यूरिक एसिड, कौन सा, यूरिक एसिड, शरीर में जब सोडियम यूरेट के रूप में क्रिस्टल बन जाता है तो हमारे शरीर को क्या बोलता है, जोड़ों में मतलब कि शरीर में या शरीर के जॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे जब एकत्रित होता है तो इससे ही गठिया रोग हो जाता है, और जो जॉइंट की हड्डियाँ होती है वहाँ से आवाज़ आने लगती है और उठने बैठने में दर्द करता है। तो ध्यान रखना है, जो गठिया रोग है यह इसका मुख्य कारण है यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट में बन जाना। किसमें, यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में बन जाना। जब क्रिस्टल मतलब दाने के रूप में बन जाता है और यह जॉइंट में क्या हो जाता है, जाकर जमा हो जाता है, जिससे शरीर वो पार्ट में दर्द होने लगता है और साथ ही क्या होता है, आवाज़ करता है। तो ध्यान रखिएगा, गठिया रोग का मुख्य कारण है यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। तो अमाशय का जो दीवार होता है वो भोजन को ऊपर नीचे की तरफ भेजने के लिए वो संकुचन करता है, जिसे पेशीय संकुचन कहा जाता है। इसे हिंदी में इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पेरिस्टालिस कहा जाता है। कौन सा,
पेरिस्टालिस, पेरिस्टालिस। तो ध्यान रखना है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन पेरिस्टालिस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन है। यह ऊपर हम लोग को क्वेश्चन ऑलरेडी मिला हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ देखेंगे। डायरोलिसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो डाईयूरेलिसिस। तो ध्यान रखना है, डाईयूरेलिसिस वह स्थिति है शरीर की जिसमें शरीर में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। अब हम क्वेश्चंस के बाद इसमें हम जितने भी वन लाइनर फैक्ट थे इनको पढ़ने के बाद विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जीय अंग को पढ़ेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो या अन्य एग्जाम हो। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला है, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जीय अंग, अर्थात विभिन्न जंतुओं में जो यूरिन का उत्सर्जन होता है वो कहाँ से होता है? तो ध्यान से देखिए, जंतु में और उसके मुख्य उत्सर्जीय अंग। तो कौन से जंतु में उसका मुख्य उत्सर्जीय अंग कौन सा होता है? ध्यान रखना है। मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जीय अंग है वो वृक्क होता है, जिसे किडनी भी कहा जाता है, या इसे गुर्दा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो मनुष्यों में जो मुख्य उत्सर्जीय अंग होता है वो वृक्क बोलिए या किडनी बोलिए या गुर्दा बोलिए। ठीक है, तीनों एक ही है। अगला क्वेश्चन, अगला है अमीबा का उत्सर्जीय अंग। तो अमीबा का उत्सर्जीय अंग त्वचा होता है। ध्यान रखिएगा, त्वचा सतह व रिक्तिका, जो त्वचा के सतह में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं उनके द्वारा वह उत्सर्जन करता है। वैसे ही केचुआ में जो केचुआ का उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जिकाएँ कहा जाता है। कौन सा? उत्सर्जिकाएँ कहा जाता है। उसके बाद है झींगा मछली। झींगा मछली में जो उत्सर्जन तंत्र है या उत्सर्जन जो अंग है वो हरित ग्रंथियाँ होती है। कौन सी? हरित ग्रंथियाँ। वैसे ही फीता कृमि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फीता कृमि, फीता कृमि में जो उत्सर्जन अंग होता है वो फ्लेम कोशिका होता है। कौन सा? फ्लेम कोशिका। फीता कृमि में उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग फ्लेम कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जीवों में उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो मैलपीगी नलिकाएं। ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग मैलपीडी नलिकाएं। अगला फैक्ट है, अगला जो है वो है सिलिंड्रेट्रा। ऑर्थोपोडा जीवों में मैलपीगी, वैसे ही सिलिंड्रेट्रा समूह के जीवों में त्वचा सतह व मुख। सिलिंड्रेट्रा समूह के जो ऑब्जेक्ट है, जीव हैं, उनमें जो उत्सर्जन होता है वो त्वचा से या मुख से होता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगले कौन कौन से जीव हैं हमारे पास जो बचे हुए हैं? तो कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग। ध्यान रखिएगा, कशेरुकी जीव हैं उनमें जो उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन से हैं? ये देखिए, पहला है वृक्क। वृक्क क्या करता है? तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जी अंग और उसके कार्य को यहाँ दिया गया है। जो वृक्क है वो क्या करता है? तो यह हमारे शरीर में जो अत्यधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन करता है। वैसे ही फेफड़ा, फेफड़ा जो उत्सर्जी अंग है हमारा वो क्या करता है? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। फेफड़ा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। साथ ही जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा CO2 बनता है उसको बाहर करता है। लीवर, यह नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कर्षण करता है। उसके बाद आंत, जिसे इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इंटेस्टाइन जो है कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन कर देता है। तो ये हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वन लाइनर फैक्ट खत्म होने के बाद हम NCERT सार संग्रह के जो प्रश्न हैं MCQ टाइप उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन है। तो इन सभी स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है और बताना है कि इन सभी में कौन सा असत्य है। पहला है, देखते हैं, यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है। बिल्कुल सही है, उत्सर्जन यही क्रिया है। बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ है। ये भी सही है, सभी उत्सर्जी पदार्थ है। सी में देखते हैं, मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। ध्यान देना है, मनुष्य जो है नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक तथा यूरियोकोटेलिक वर्गों में विभाजित किया जाए। ये बिल्कुल सही है।
तो इसमें गलत कौन सा था, ध्यान देना है। उत्सर्जन से संबंधित इसमें एक सी ही जो था वो असत्य कथन था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अलग अलग फैक्ट भी दिए गए हैं। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कथन सी असत्य है जबकि शेष कथन सत्य है। मनुष्य सहित सभी स्तनधारी तथा अधिकांश उभयचर में जैसे कि मेढक व कछुआ में नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया है नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में, जबकि यहाँ क्या दिया था सी में, नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में। जी नहीं, नाइट्रोजन जो मनुष्य है जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल में ना करके किस रूप में करते हैं, तो यूरिया के रूप में करते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, वो एसिड है, ये सिर्फ यूरिया है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु जैसे मछली, केकड़ा, प्रोटोजोआ को अमोनोटेलिक तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को जिसमें पक्षी, सरीसृप, कीट आदि आते हैं, यूरियोकोटेलिक कहा जाता है। तो इन सबको दे दिया है कि उत्सर्जन के आधार पर अमोनियोटेलिक जो अमोनिया का उत्पादन करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया का करते हैं, तथा यूरियोकोटेलिक जिसमें कि यूरिक अम्ल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। इस जो हमारा व्याख्या है इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वृक्क अर्थात असमरी पथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है। तो जो किडनी होता है या हमारा वृक्क होता है, इसमें जो स्टोन बन जाता है, ये आप सुने होंगे कि किडनी में स्टोन बन जाता है, यह किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही हमारा शरीर में जो होता है वो स्टोन बना होता है। तो हमारे शरीर में जो स्टोन बनता है जैसे कि लीवर में, सॉरी किडनी में, वह किसका होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा, एसीटेट नहीं होगा, कौन सा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं। मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों का एकत्रण है जिससे मूत्र के निष्कासन में रुकावट आती है। तो ध्यान रखना है कि किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट ही बनता है जिसे किडनी में पत्थर कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या है, एक वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है, तो लगभग 1.5 लीटर। कितनी, 1.5 लीटर। ऊपर हम लोग को मिला भी था ये क्वेश्चन। चलिए व्याख्या देख सकते हैं यहाँ किसका किसका कितना होता है। तो वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र हल्का पीला, पारदर्शी, गंधयुक्त तथा अम्लीय जलीय द्रव है जिसका pH मान 6 होता है। मूत्र में मुख्यतः जल 95%, यूरिया 2%, प्रोटीन व वसा, शर्करा, क्लोराइड सब मिलकर के 1.3%, यूरिक अम्ल 0.03%, कैल्शियम 0.015% आदि उपस्थित होते हैं। तो आपको सब नहीं याद रखना है, बस आपको यूरिया और जल को और यूरिक एसिड को याद रखना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कुछ देर पहले ही हम लोग डायलिसिस पढ़े थे। डायलिसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो नेफ्रॉन के द्वारा हो सकता है या किडनी। नेफ्रॉन ही छोटे छोटे होते हैं जिससे किडनी बना होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण अपोहन या डायलिसिस के द्वारा होता है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। यह रक्त में उपस्थित फॉस्फेट व नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करते हैं। रक्त के परासरणी दाब अर्थात ओस्मोटिक प्रेशर को भी नियमित करते हैं। जब कभी वृक्क रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता तो कृत्रिम अपोहन आर्टिफिशियल डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल के निराविषण डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी अंग है, तो लीवर है। इसे हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। लीवर ही शरीर में जो भी जहरीला पदार्थ है उनको डिटॉक्सिफाई करता है, जहर को अच्छे पदार्थ में बदलता है। इसका काम कौन सा है, लीवर का। इसलिए क्वेश्चन एक और भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पॉइजनस डेड हुआ है, मतलब जहर खाने से अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है तो उसके शरीर के किस भाग की या किस अंग का जाँच किया जाता है, तो लीवर का। अगर कोई व्यक्ति को जांचना है कि वह उसकी मृत्यु जो है वो जहर खाने से हुई या नहीं, तो वह यकृत की जांच की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगला है, यकृत का एक महत्वपूर्ण कार्य निराविषण अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन है। यह रक्त में उपस्थित निमोनिया, अमोनिया, उपापचयी अपशिष्टों, औषधियों, एल्कोहल तथा रसायनों को अलग कर देता है ताकि वो शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जा सके। और यह काम कौन करता है, तो ध्यान रखना है, लीवर करता है। अगला क्वेश्चन है, अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है।
तो इसमें कौन अंग है और उससे क्या क्या उत्सर्जन होता है ये आपको बताना है। तो वृक्क से यूरिया एवं जल का उत्सर्जन बिल्कुल सही है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन ये भी सही है। यकृत से सीबम और अमीनो अम्ल का उत्सर्जन ये बिल्कुल गलत है। सीबम जिसे हम लोग पसीना कहते हैं इसका उत्सर्जन स्किन द्वारा होता है। श्वेत ग्रंथि है इसके द्वारा लवण या लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, ये सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। शरीर के उत्सर्जन तंत्र में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन व बिलिडर्बिन नामक पित्त वर्णकों का उत्सर्जन भी करता है। यह पदार्थ पित्त या आंतों से होते हुए मल के बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इन पदार्थों के द्वारा ही भोजन पचाने में हमें मदद भी मिलता है। तो ये हमारा क्लास था उत्सर्जन तंत्र का, मानव उत्सर्जन तंत्र। और यह जो पूरा क्लास था हमने किसके बेसिस पे लिया, तो आपको ध्यान रखना है उत्सर्जन क्लास जो हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर फैक्ट तथा एनसीईआरटी सार संग्रह एमसीक्यू इन दोनों बुक से लिया गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक करके इसको 2-3 बार देख करके याद कर लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्लास में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। साथ ही आप हमें अगर कोई अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे बीपीएससी बिहार स्पेशल बीपीएससी 68, 69 और 70 के लिए जो हमारा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो हिस्ट्री क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही और कौन कौन से क्लास, तो हिस्ट्री का, बिहार स्पेशल का, और करेंट तो हम नहीं करवाने वाले हैं, करेंट इस बार नहीं होगा। हमें 3 ही सब्जेक्ट इस बार करवाना है। कौन कौन सा, तो साइंस जो कि अभी हमने करवा रहे हैं, हिस्ट्री, और इसके बाद कौन सा रहता है, बिहार स्पेशल। तो बीपीएससी के लिए ये तीनों सब्जेक्ट हम करवाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर कोई अन्य टॉपिक पर अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।